इसे देखो, यह और यह भी। क्या आप पैटर्न देख रहे हैं? इन सभी वाहनों में कुछ समान है। इनमें से कोई भी बख्तरबंद नहीं है, इनके अंदर कोई भी सैनिक सुरक्षित नहीं है और ये सभी रूसी हैं। रूस अपने सैनिकों को युद्ध में बिल्कुल नंगे भेज रहा है। सचमुच, न तो हेलमेट न तो जैकेट, कुछ भी नहीं। और जब मैं कहता हूं नंगे तो मेरा मतलब है कि 80% सैनिक लड़ाई में उतनी भी सुरक्षा के बिना जा रहे हैं जितनी आपके पास अपनी कार चलाते समय होती है। इसकी गणित डरावनी है और यह पुतिन के बारे में जो दिखाती है वह और भी बुरा है। जो आपने अभी देखा वह कोई प्रचार नहीं है, ये यूक्रेनी कमांडरों द्वारा दर्ज किए गए कई घटनाओं के सत्यापित वीडियो हैं। लोग जो वहां खुद अपनी आंखों से यह सब होते हुए देख रहे हैं। इगोर कोमोक, यूक्रेन की दूसरी मैकेनाइज्ड बटालियन के डिप्टी कमांडर, ने इस स्थिति को लाइमान क्षेत्र में बार बार होते हुए देखा, जो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का एक शहर है। युद्ध की सबसे आगे की पंक्ति में हाल ही में आए 20 रूसी असॉल्ट ग्रुप्स में से केवल 4 ने हेलमेट और बैलिस्टिक जैकेट पहने थे, सिर्फ 4। और यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है, 80% रूसी सैनिक बिना बुनियादी सुरक्षा के युद्ध में जा रहे हैं। एक यूक्रेनी ब्रिगेड ने 6 मृत रूसी सैनिकों की तस्वीरें साझा की, जिनमें किसी ने भी कवच नहीं पहना था। इगोर कोमोक ने हकीकत को अच्छी तरह से संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा, ये अलग अलग मामले नहीं हैं। उन्हें उस कवच के बिना लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। तो यहां सवाल उठता है कि क्यों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अपने सैनिकों को बिना बुनियादी उपकरणों के युद्ध में क्यों भेज रही है? इसका जवाब इतनी अजीब विरोधाभास में छुपा है कि जब आप समझेंगे तो यह असंभव लगेगा, लेकिन यही सच में हो रहा है। आइए संख्याओं से शुरू करते हैं। 30 नवंबर 2025 तक यूक्रेनी अनुमान बताते हैं कि रूस को 11,72,860 हताहत हुए हैं, यानी 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। मुझे इसे एक नजरिए में रखने दीजिए। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 10 साल तक लड़ाई लड़ी, पूरे 10 साल की जंग। जानते हैं कितने हताहत हुए? करीब 50,000। पुतिन ने 4 साल से भी कम समय में 23 गुना ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी दी है। इतने बड़े नुकसान के बाद आप उम्मीद करेंगे कि रूस अपने बचे हुए सैनिकों की सुरक्षा के लिए बेताब होगा, है ना? जो अभी भी उसके पास हैं। आखिरकार लोगों की भर्ती और ट्रेनिंग में बहुत खर्चा आता है। सैनिकों को खोना सब कुछ धीमा कर देता है और यहीं से कहानी पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। रूस हर उस सैनिक को $28,000 का बोनस दे रहा है जो अनुबंध पर साइन करता है। सिर्फ किसी को सेना में शामिल होने के लिए $28,000 दिए जा रहे हैं। इसके बाद पहले 6 महीनों में हर महीने $3,200 की सैलरी मिलती है। सिर्फ वेतन और बोनस में ही पुतिन ने $25 अरब खर्च कर दिए। अब जरा सोचिए, ये हर सैनिक के लिए $28,000 हैं, सही है? और एक बेसिक मिलिट्री हेलमेट की कीमत कितनी होती है? अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये करीब $500 का होता है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट करीब $1,000, शायद उससे भी ज्यादा। पूरा उपकरण लगभग $2,000 के आसपास। देखिए, उनके पास हर सैनिक की भर्ती के लिए $28,000 हैं, लेकिन एक हेलमेट के लिए $500 नहीं है। इस बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि यही विरोधाभास सब कुछ समझने की कुंजी है। भर्ती के लिए 28,000, हेलमेट के लिए 500 और सैनिक बिना हेलमेट के युद्ध में जाता है। ये कोई मतलब नहीं बनता, है ना? इसकी एक ही वजह हो सकती है, कमी, उपकरणों की कमी। यानी रूस के पास बस पर्याप्त हेलमेट नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, रूस ने नष्ट हुए उपकरणों में $112 अरब खो दिए हैं। टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाना, सब कुछ कबाड़ बन गया है। सोवियत युग का भंडार खत्म हो गया है। उत्पादन नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन नष्ट हुए उपकरणों में $112 अरब का मतलब है कि वे उत्पादन कर रहे थे, है ना? अरबों डॉलर के टैंक, वाहन, मिसाइलें। यह मानना मुश्किल है
कि वे $500 के हेलमेट भी नहीं बना पा रहे थे। सच्चाई कुछ और है। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह एक चुनाव है, और इस चुनाव के पीछे की डरावनी तर्क शक्ति यही है। इस युद्ध ने एक कड़वी सच्चाई दिखा दी। पुतिन के लिए सैनिक लोग नहीं हैं, वे सिर्फ इस्तेमाल होने वाले संसाधन हैं, और जब आप सैनिकों को संसाधन की तरह देखते हैं तो गणित पूरी तरह बदल जाती है। आपने उस आदमी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पहले ही $28,000 खर्च कर दिए हैं। वह अब प्रतिबद्ध है, वह अब इस सिस्टम में है। अब उसे तैयार करने में $2,000 और क्यों खर्च करें? अगर वह मर जाता है तो आप अगले फिर अगले और फिर अगले से $28,000 ले लेते हैं। सैनिक को बचाने के लिए उसे तैयार करने से सस्ता है कि उसे बदल दिया जाए। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह असल में कैसे काम करता है। एक सैन्य अवधारणा है जिसे मौत के जरिए पहचान कहा जाता है। तुम सैनिकों को बिना सुरक्षा खतरनाक इलाकों में भेजते हो। हमले पर वे दुश्मन का स्थान बता देते हैं। वे केवल चारा और इंसानी जांच करता होते हैं। और यहाँ मुख्य बात यह है, एक सैनिक, चाहे उसके पास जैकेट हो या ना हो, जब उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वह बिल्कुल वही काम करता है, बस एक बड़ा फर्क होता है। एक की कीमत $500 ज्यादा होती है। पुतिन के दिमाग में ये पैसा खर्च करना बर्बादी है। सैनिक तो वैसे भी मरने वाला है। कम से कम इस तरह आप हेलमेट की कीमत बचा लेते हैं। और भी है। रूसी कमांडर इन सैनिकों से झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि आगे का इलाका साफ है, वहां अपने साथी काबिज हैं। सैनिक उन पर भरोसा करते हैं, बिना सुरक्षा के सीधे यूक्रेनी मोर्चों की ओर बढ़ जाते हैं और मारे जाते हैं बिना समझे कि क्या हुआ। ये परेशान करने वाला है ना? सच तो ये है कि उनके लिए सैनिक को जानकारी देना नतीजा नहीं बदलता, वो वैसे ही जाएगा। तो फिर समझाने में ऊर्जा क्यों खर्च करें? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये लाइमैन है, शायद ये कोई खास इलाका हो जिसे ठीक से नहीं संभाला गया हो। नहीं, ये पूरी फ्रंटलाइन पर हो रहा है। 10 नवंबर 2025 को पोक्रोव्स्क शहर के पास, जो एक जबरदस्त लड़ाई वाला इलाका है, रूस ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो किसी मैड मैक्स फिल्म के सीन जैसा लगता है। रूस पहले ही 11,000 से ज़्यादा टैंक और 23,000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियां खो चुका है। अब उनके पास भारी उपकरण पर्याप्त नहीं बचे हैं, तो उन्होंने जुगाड़ किया। उन्होंने मोटरसाइकिलें, पिकअप, नागरिक वाहन, बग्घी, जो भी चल सकता था, सब कुछ इकट्ठा किया, एक काफिला बनाया और यूक्रेनी लाइनों में घुसने की कोशिश की। योजना थी कि घने कोहरे का इस्तेमाल करके ड्रोन से छुपा जाए। कोहरा छंट गया, लेकिन यूक्रेन पहले से ही इसके लिए तैयार था। यूक्रेनी F-16 और ड्रोन ऑपरेटर इंतजार कर रहे थे। रूसी वाहन बिना बख्तरबंद के कागज की तरह फट गए। जो बच गए वे खंडहरों की ओर भागे और एक एक करके उनका शिकार किया गया। और क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बदला? कि रूसी कमान में किसी ने सोचा, देखो, शायद हमें इन लोगों को बेहतर तरीके से लैस करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हिसाब अभी भी पूरा होता है। तुमने हमले में 50 सैनिक खो दिए, तो 50 और भर्ती कर लो। हर सैनिक की कीमत 28,000 है। दे दो, लेकिन हेलमेट पर 500 मत खर्च करो। बस बदल दो, बेहतर उपकरण मत दो। अगर तुम्हें लगे मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, तो सुनो सबसे परेशान करने वाली कहानी। मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। रूस यूनाइटेड, पुतिन की पार्टी, मुरमांस्क में मारे गए सैनिकों की माताओं को तोहफा देने का फैसला करती है, जो रूस के सुदूर उत्तर में लगभग आर्कटिक क्षेत्र में है। क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या दिया? मांस पीसने की मशीनें। कमाल। देखिए, माया सोरुबका, यही नाम रूसी और यूक्रेनी इस युद्ध को देते हैं। इसका मतलब है मशीन जो सैनिकों को कीमा बना देती है, मांस पीसने वाली मशीन। और रूसी सरकार ने उन माताओं को असली वस्तु दी जिन्होंने अपने बेटे इस मांस पीसने वाली मशीन में खो दिए। जब गुस्सा फूट पड़ा तो अधिकारियों ने सफाई दी कि माताओं ने खुद मांगा था। वे समस्या को समझ नहीं पाए। यही होता है जब आप सैनिकों को बहुत लंबे समय तक सिर्फ एक संसाधन के रूप में देखते हैं। आप प्रतीकवाद देखना बंद कर देते हैं।
इंसानियत देखना बंद कर देते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि एक बेटे को एक घरेलू उपकरण के बदले बदलना एक उचित सौदा है? और यही मानसिकता सब जगह फैली हुई है, क्योंकि उनके लिए सैनिक सिर्फ कच्चा माल है। आप उस कच्चे माल की सुरक्षा में निवेश नहीं करते जिससे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। आप बस यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास पर्याप्त स्टॉक हो। आंकड़े भी यही साबित करते हैं। मौजूदा दर बहुत भयानक है। सिर्फ नवंबर 2025 में ही रोजाना लगभग 1100 रूसी हताहत हुए, यानी हर दिन 1000 से ज्यादा लोग। रूस की प्रतिक्रिया अपने लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के बजाय और लोगों की भर्ती करना है। इसी बीच रूस के वित्तीय भंडार तेजी से घट रहे हैं। पैसा खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी वे हर व्यक्ति के लिए 28,000 का भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि क्रेमलिन की भयावह गणित में यही समझदारी भरा कदम है। रूस के अंदर के आलोचकों ने भी अब यह महसूस करना शुरू कर दिया है। युद्ध का समर्थन करने वाले सैन्य ब्लॉगर भी अब इसके बारे में खुलकर शिकायत कर रहे हैं। वे कहते हैं टीवी पर बेवकूफ़ी भरी जीतें दिखाई जाती हैं, जबकि पूरी रेजिमेंट्स महत्वहीन गांवों के लिए मर रही हैं। कहानी में दरार है, लेकिन सिस्टम चल रहा है। और सबसे बुरी बात जानते हो, उनके लिए सर्दी आ रही है। दिसंबर से फरवरी में यहाँ तापमान 15 से 20 डिग्री माइनस तक या उससे भी कम हो जाता है। अब बिना कवच के सैनिकों को यह सब बिना उचित गर्म कपड़ों के भी झेलना पड़ेगा, और वे ऐसा थर्मल ड्रोन से लड़ते हुए करेंगे जो ठंड में भी साफ साफ देख सकते हैं। यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है, जिससे ईंधन की कमी हो रही है। और क्या आप जानते हैं रूस इसका जवाब कैसे देगा? सैनिकों के लिए हर एक को $28,000 मिलते हैं, क्योंकि उन्हें बदलना तैयार करने से सस्ता है। क्या आपको वो सैनिक याद है जो शुरू में बिना सुरक्षा ड्रोन से भागा था? वो अपनी मर्जी से दुश्मन नहीं, उसने $28,000 के वादे पर भरोसा कर अनुबंध साइन किया। उसे युद्ध में भेज दिया गया, और उसे पता चला कि पुतिन के पास उसे भेजने के लिए पैसे थे, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए नहीं, क्योंकि पुतिन के दिमाग में उसने अपना काम कर दिया है। अब वो पहले ही वचनबद्ध हो चुका है, पहले ही वहां है। अब उसकी रक्षा करना पैसे की बर्बादी होगी। यह है पुतिन की सेनाओं की हकीकत। वे बिना किसी सुरक्षा के लड़ रहे हैं। यह नाकामी नहीं है, यह अव्यवस्था नहीं है, यह एक सोची समझी पसंद है। यह एक ऐसी मशीन है जो पैसे और लोगों को कीमा बना देती है, और ठीक वैसे ही काम करती है वो जैसे इसे बनाया गया था। सवाल यह है कि यह कब तक चलता रहेगा? रूस इस तरह सैनिकों की बलि देकर कितने समय तक टिक पाएगा? और आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसा समझाया है जो आप नहीं जानते थे, तो इसे शेयर करें, और ऐसे और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए